नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस ने गुजरात की जनता से कई वायदे किए हैं, जिसमें 10 लाख रोजगार, बेरोजगारों को और भत्ता मिलने की बात कही गई। इसके अलावा घोषणा पत्र में 10 बड़े वादे किए गए हैं। फ्री बिजली, 10 लाख रोजगार, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को रद्द करने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। हर गुजरात वासी के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिल माफ करने का वादा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल के फिर सरदार पटेल स्टेडियम करने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। तो 3000 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। फ्री बिजली, 10 लाख रोजगार, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई रद्द का वादा भी किया है और हर गुजराती के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और दवाओं का बंदोबस्त भी कांग्रेस करने का दावा कर रही है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिल माफ करने का वादा किया है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल के फिर सरदार पटेल स्टेडियम करने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ। उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे। ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी, इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लग गए। सिस्टम वही रहा है। चुनाव जीतने के बाद में मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी और तीसरी बार तब भी, हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट के अंदर रखा है। और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए। आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत कर ली और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है। चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को, इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं। चार्ज तो बहुत सारे होते हैं और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। राहुल गांधी जी ने कहा आप जनता। और पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावने वायदे किए यहाँ पे। देखिए, अगर हम बात करें गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2 चरणों में ये चुनाव होंगे। 1 और 5 दिसंबर की अगर हम बात करें तो गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसको जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जो हैं उनके साथ जारी किया और कई वादे किए गए हैं जनता से गुजरात की। चूंकि सबसे बड़ा वादा जो किया गया है वो ये है कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बिल्किस बानो के दोषियों को फिर से जेल भेजा जाएगा। तो एक ये वादा किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 10 लाख नौकरी देने की बात कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो में कहा गया है। अगर हम बात करें तो कई सूबे में करीब 3.26 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 50 साल के आसपास है। तो ऐसे लोगों पर खासतौर पे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इनके मतदाताओं को, इस उम्र के मतदाताओं को लुभाया जाए और यही कारण है कि 10 लाख नौकरियों की बात कही गई है। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करें जो कि किसानों को 10 घंटे तक देने का जो वादा है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। और युवाओं के लिए तमाम अलग अलग तरीके के जो वादे हैं वो किया गया है, जो कि कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद से बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा सेना भर्ती में तैयारी के लिए सैम मानेकशॉ मिलिट्री जो एकेडमी है उसका भी गठन का वादा किया गया है। किसानों के लिए खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने कई बातें कही, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि सत्ता में आने पर किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करने का की बात कही गई है इस घोषणा पत्र में। इसके अलावा दूध के जो उत्पादक हैं उसको प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए सब्सिडी देने का वादा किया गया है।
500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर गुजरात में कांग्रेस सत्ता में आती है तो 500 रुपए में ही गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। इसके अलावा लड़कियों के लिए वादा किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो 50% आरक्षण के अलावा केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 3000 जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। और सरकारी, इसके बात अगर सरकारी विभागों की बात करें तो सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग को बंद किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो कांग्रेस पार्टी लगभग हर घोषणा पत्र में अपनी इस बात को कह रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। क्योंकि गुजरात में अगर हम बात करें तो करीब 20 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो मौजूदा है, तो उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा पत्र में कहा गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो हर गुजराती जो व्यक्ति है उसको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला की बात करें तो विकलांग की बात करें, दिव्यांग की बात करें, विधवा की बात करें, जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपए तक की देने की बात जो कांग्रेस पार्टी है वो कर रही है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो गुजरात में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। चूंकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो करीब 27 साल से गुजरात की राजनीति से की बात करें या गुजरात की सत्ता की बात करें प्रमुखता, तो सत्ता से बाहर चल रही है कांग्रेस। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, तो कई बड़े लुभावने जो वादे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने आज किया है। और पीयूष, इसमें देखा जाए तो कांग्रेस ने हर तबके को साधने की कोशिश की है, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो। जी बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी देखिए हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसी तरीके से सभी तबके को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि जो लोगों का सेंटिमेंट है वो कहां से जुड़ा हुआ है। पुरानी पेंशन की बात लगातार कही जा रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा, तो सीधे तौर पर जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने पाले में लेने की कोशिश और उनके परिवार वालों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। इसके अलावा युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां एक राज्य के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, तो और 10 लाख नौकरी देने का वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों की जो निर्भरता होती है वो बिजली पे होती है। बिजली से वो खेती अपना करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, और जो लगातार बिजली के रेट में बढ़ोतरी होती रहती है तो उसको देखते हुए 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देगी अगर सत्ता में आती है, तो ये घोषणा किया गया है। और युवाओं की अगर हम बात करें तो बेरोजगार हैं युवा गुजरात में, उनको 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा सेना भर्ती तैयारी के लिए तमाम जो एकेडमी है उसके गठन का भी वादा किया गया है। कौशल विकास के लिए भी अगर हम बात करें तो उसको भी किस तरीके से ज्यादा उसमें युवाओं को जोड़ा जा सके, इसको भी कहा गया है। इसके अलावा जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त में एंड्रॉइड जो मोबाइल है वो भी देने का वादा किया गया है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक मिला जुला जो घोषणा पत्र है जिसमें तमाम तरीके के लोक लुभावने वादे गुजरात की जनता से किए गए हैं। हालांकि देखना होगा कि जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के इन वादों पर गुजरात की जनता भरोसा करती है या नहीं करती है, क्योंकि 27 साल से गुजरात की सत्ता से अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बाहर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी दमखम लगा रही है कि किस। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने अपना गुजरात चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है और इसमें कई लोक लुभावने वायदे किए गए हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बुलंदशहर का दौरा है। 14 नवंबर को बुलंदशहर आएंगी प्रियंका गांधी और यहां पे बुलंदशहर आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और यहां पे कई दिग्गज मौजूद थे। यहां के मुख्यमंत्री जो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी यहां पे पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह शहर बहुत खास है, यहां हमेशा से ही व्यापार की जो परंपरा है वो रही है और विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था। आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज पूरी दुनिया संघर्ष के नए दौर से गुजर रही है। कुछ देशों में जरूरी सामानों की किल्लत है तो कुछ देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। तकरीबन हर देश
अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, लेकिन इन सब के बीच भारत कई क्षेत्रों में बुलंदियां छू रहा है। भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है और इसे सिर्फ आप ही महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी बड़े गौर से आपकी तरफ देख रही है। आप देख रहे होंगे कि कैसे एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन गया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहा है। हमारी हर पॉलिसी, हर फैसला सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवी के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। ऐसे सवालों में नहीं उलझे कि हमें रेलवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। आंध्र प्रदेश के लोगों की एक बहुत खास बात होती है कि वो स्वभाव से बहुत स्नेही और उद्यमी होते हैं। आज तकरीबन दुनिया के हर कोने में, हर काम में आंध्र प्रदेश के लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बात चाहे एजुकेशन की हो या एंटरप्राइज की, टेक्नोलॉजी की हो या मेडिकल प्रोफेशन की, हर क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और दानिश आजाद अंसारी समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता रामपुर पहुंचे। यहां अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित पसमानदा सम्मेलन को संबोधित किया और रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी और कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन चालू है। इसके अंदर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश यहाँ मौजूद हैं। साथ में मुख्तार अब्बास नकवी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। राज्य मंत्री दानिश आजाद भी यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पसमानदा मुस्लिमों की भीड़ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जो भीड़ नजर आ रही है आपको, कुछ कुर्सियाँ खाली भी हैं। ये सारी जो भीड़ है ये मुस्लिमों की भीड़ है जो आज भारतीय जनता पार्टी को सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है और सजाने के साथ ही इसको यहाँ पे लोगों को बिठा के उनको संबोधन सुनने के लिए यहाँ पूरा इंतजामात किए गए हैं।
चारों तरफ जो है वो देख सकते हैं आप, सुरक्षा के भारी इंतजामात हैं और इस टाइम सभा चल रही है। मैं सभा स्थल भी आपको दिखा दूं, किस तरह से ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री और सब लोग जो है ये पूरी लगे हुए हैं कि ये किस तरह से एकजुटता दिखाई जा सके और मुस्लिम और भाईचारा इसमें दिखाया जा सके। खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से अपनी एकता दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ मुस्लिमों का जमावड़ा लगा हुआ है, जमावड़ा लगा है, चारों तरफ मुस्लिम समाज के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में किसी भी तरह से यहाँ पे रामपुर का जो उपचुनाव है उसको जीतना चाहती है, क्योंकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी 7,000 वोटों से हारी थी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। और खबर नोएडा से है, जहां किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंद लोगों को ठगता था यह गैंग। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने शातिर गैंग का खुलासा किया है और गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अस्पतालों के नाम से फर्जी मेडिकल दस्तावेज बना के ये गिरोह लोगों को ठगने का काम कर रहा था। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक ये कहां और किन किन लोगों को ठग चुका है। अस्पतालों के नाम से फर्जी मेडिकल दस्तावेज बना के ये गिरोह ठगी का काम करता था। नोएडा से खबर, जहां किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पे करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंद लोगों को इस गैंग के सदस्य ठगने का काम करते थे। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने इस शातिर गैंग का खुलासा किया है। और निशांत नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, कैसे ये ठग पुलिस की पकड़ में आए जो फर्जी तरीके से अस्पतालों के नाम पे फर्जी मेडिकल दस्तावेज बना के ठगने का काम कर रहे थे? देखिए राजेश, ये नोएडा सेक्टर 63 की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली है, जहां किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट का खुलासा किया गया है। हालांकि इस गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाकर ये लोगों को, भोले भाले लोगों को लगातार झांसे में लेकर उनको ठगा करते थे। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को किडनी की जरूरत होती थी उन लोगों को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उनसे सौदा किया करते थे, उनको ठगा करते थे। फर्जी मेडिकल दस्तावेज दिया करते थे, बड़े बड़े अस्पतालों के फर्जी दस्तावेज दिया करते थे। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस मामले में एक डॉक्टर को ठगा गया था, जिस मामले में सेक्टर 63 की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस रैकेट के और लोगों की भी तलाश की जा रही है कि किन किन लंबे किस तरीके से ये इनका गैंग जो है कहां सक्रिय था। हालांकि ये भी देखा गया है कि पूरे प्रदेश के अंदर ये लगातार इस तरीके से जालसाजी, ठगी लगातार कर रहे थे। लगातार लोगों को झांसे में लिया करते थे, फर्जी दस्तावेज, मेडिकल दस्तावेज दिया करते थे और किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर फर्जी तरीके से ठगा करते थे। तो कहीं ना कहीं अब सेक्टर 63 पुलिस को ये बड़ी कामयाबी लगी है, जहां 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस गैंग के और लोगों की भी जो सेक्टर 63 की जो पुलिस है, नोएडा कमिश्नरेट जो पुलिस है, वो तलाश कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि नोएडा पुलिस के ये हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। कामयाबी है, इन 3 शातिर ठगों को पकड़ा है। बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पे करोड़ों की ठगी करने वाले लोग, जिन्हें अब पुलिस ने शिकंजे में लिया है। और अगली खबर गोंडा से है, जहां उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का गड़बड़झाला सामने आया है, जहां बिना टेंडर ठेकेदार से 20 लाख रुपए का काम करवाया गया और काम कराने के बाद पेमेंट देने में हीला हवाली की जा रही है। 7 महीने से ठेकेदार को जेई दौड़ा रहे हैं और एक्सीन शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने नहीं लिया संज्ञान। कर्नलगंज पॉलिटेक्निक में बन रहा गर्ल्स हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में ये फिनिशिंग का काम कराया गया था। आवास विकास परिषद अयोध्या व्रत का मामला है, तो शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने नहीं लिया इस पर संज्ञान। तो कर्नलगंज पॉलिटेक्निक में गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है और हॉस्टल में फिनिशिंग का काम कराया गया था। और कादिर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। कादिर, यहां पे बिना टेंडर ठेकेदार से काम कराया गया, फिर उसकी पेमेंट नहीं की गई, क्या विवाद है पूरा?
देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से यहाँ पे कर्नलगंज में गर्ल्स हॉस्टल का काम चल रहा था, इसमें ठेकेदार का आरोप है कि इनसे जो है काम कराया गया और बिना टेंडर के ये काम कराया गया था, जिसका जो है पेमेंट जो था वो लगभग रोका गया है और हिला हवाली पेमेंट के चलते जो है हिला हवाली की जा रही है। ठेकेदार का यह भी आरोप है कि एक्सटीएन और जेई की मिली भगत से इस तरीके से ये सारा कार्य किया गया है और पूरी तरीके से जो गड़बड़ झाला है वो चल रहा है। हालांकि एक्सटीएन और जेई से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है ना रहने का बहाना बताते रहे। तो जिस तरीके से आवास विकास परिषद में लगातार जो है गड़बड़ घाटे की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार जो आरोप है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही ठेकेदार का खुद पेमेंट किया गया है। ठेकेदार का क्या आरोप है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ठेकेदार का साफ तौर से कहना था कि इस पे जो है टेंडर प्रक्रिया कराई जानी चाहिए थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया कराई नहीं गई और बिना टेंडर जो कार्य कराया गया है वो बिना टेंडर कराया गया है और इसके द्वारा जो कार्य कराया जाना था उसका जो कार्य पहले किया गया था उसका पेमेंट नहीं किया गया है। जो ठेकेदार है उसको बार बार यहाँ पे दौड़ाया जा रहा है, इनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया कादिर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कर्नलगंज पॉलिटेक्निक में ये गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है और हॉस्टल में काम कराया गया था और उसके बाद पेमेंट ठेकेदार की नहीं की गई, जिसने बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया है। तो आवास विकास परिषद का ये मामला जहाँ पे गड़बड़ झाला सामने आया और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का ये मामला है और यहाँ पे बिना टेंडर ठेकेदार से 20 लाख रुपए का काम करवाया गया और अब उसका आरोप है कि उसकी पेमेंट नहीं की गई। और इसी के साथ चक्रव्यूह में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।